हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। लास्ट टाइम हम लोग रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव देख रहे थे। मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रखा था, पहले उसको डिस्कस कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, ठीक है, आपको बोला गया था फाइंड द शेप ऑफ दिस पल्स आफ्टर फर्स्ट एंड सेकंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, और वो पल्स मूव कर रही थी मेरे पास इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो पल्स पहले टकराएंगे इस वॉल से, फिर उसके बाद रिबाउंड होकर जब वापस आएंगे तो टकराएंगे इस रिंग से। ठीक है, इस वाले पॉइंट को अपन लोग बोलते थे, जो वॉल से अटैच पॉइंट था उसको अपन लोग बोलते थे फिक्स्ड एंड, और जो रिंग से अटैच एंड जो था उसको अपन लोग बोलते हैं फ्री एंड। ठीक है, कल फिक्स्ड एंड और फ्री एंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जब मैंने फिक्स्ड एंड की बात करी थी तो फिक्स्ड एंड में मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड पल्स है वो इन्वर्ट हो जाती है, फ्री एंड में मेरे पास रिफ्लेक्टेड पल्स इन्वर्ट नहीं होती, बस उसका डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग पहले रिफ्लेक्शन की, हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट रिफ्लेक्शन की। ठीक है, अब अगर रिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो अगर मेरे पास इंसिडेंट पल्स ऐसी है, ठीक है, तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड पल्स है उसका शेप मेरे पास ऐसा होना चाहिए, उसका मिरर इमेज। ठीक है, तो उसका मिरर इमेज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रही बात। लेकिन क्योंकि पहले फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है तो मिरर इमेज जो है वो कैसा रहेगा, मेरे पास इन्वर्टेड रहेगा। तो एक्चुअली मेरे पास रिफ्लेक्टेड पल्स मुझे ऐसे दिखाई देगी, समझ में आ रही बात। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे पास इंसिडेंट पल्स ऐसी है, ठीक है, इफ दिस इज द इंसिडेंट पल्स, तो फिर रिफ्लेक्टेड पल्स मुझे फिक्स्ड एंड से ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन मुझे रिफ्लेक्टेड पल्स कुछ ऐसे दिखाई दी। दिस इज द रिफ्लेक्टेड पल्स आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्री एंड से। तो फ्री एंड के लिए, अब इस फ्री एंड के लिए ये वाली पल्स इंसिडेंट पल्स हो जाएंगे। आदिवासी में सेकंड रिफ्लेक्शन के जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड पल्स है वो इंसिडेंट पल्स हो जाएंगे, समझ आ रही बात। ठीक है, ये इंसिडेंट पल्स रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, अब जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो इसके लिए इंसिडेंट पल्स बन गई, और रिफ्लेक्ट होकर ये वाली पल्स आ रही है। इसमें इंसिडेंट पल्स ये आ रही है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी होगी मुझे वो देखना है। ठीक है, तो अगर मुझे इसके हिसाब से रिफ्लेक्शन देखना है तो रिफ्लेक्शन को मैंने इसका मिरर इमेज बना दिया। ठीक है, ये बन गई भाई मिरर इमेज। अब क्योंकि फ्री एंड है तो ये मिरर इमेज सेम रहेगा, सेम ओरिएंटेशन में रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। सर सेम ओरिएंटेशन में रहेगा। आरियस में इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट रिफ्लेक्शन से पल्स ऐसी थी, तो सेकंड रिफ्लेक्शन से पल्स मेरे पास ऐसी आ रही आरियस में। तो आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन मुझे पल्स ऐसी दिखाई दी। दिस इज आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, समझ में आ रही ना बात। ठीक है, ये हो गया कल के होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बाकी क्वेश्चन जो है वो मैंने आप लोग को इसमें दिया था, व्हाट्सएप पे दिया हुआ था, उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। हाँ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वाज this was 0, this was -1, this was -2, this length was 2 centimeter. ठीक है, and this wave was moving with 0.5 centimeter per second. ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लेंथ जो थी, ठीक है, this was 1, this was 2, this was 3, और इसकी हाइट भी मेरे पास सेम थी 2 सेंटीमीटर एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। आरियस में आपको पूछा गया था ड्रॉ द शेप ऑफ पल्स एट t = 2 सेकंड। t = 2 सेकंड में मेरे पास पल्स कैसे दिखाई दे रही होंगी आरियस में। ठीक है, वैसे बोलो t = 1 सेकंड, t = 2 सेकंड, t = 3 सेकंड, 4 सेकंड, जितने भी अपन लोग पूरा देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे सिर्फ t = 2 सेकंड की बात। ठीक है, तो मैं भी सिर्फ 2 सेकंड की बात करूँ। अच्छा भाई, ये भी पल्स मूव कर रही है, ये भी पल्स मूव कर रही है, इस वजह से दिक्कत जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, रिलेटिव मोशन, कि एक को रोक के दूसरे का मोशन देखो। तो अगर मैंने फर्स्ट पल्स को रोक दिया तो उसकी स्पीड हो गई मेरे पास 0। अगर फर्स्ट पल्स की स्पीड हो गई 0 तो 0.5 इस साइड ऐड करना पड़ेगा, तो 0.5 प्लस 0.5, तो सेकंड स्पीड की पल्स मुझे कितनी, सॉरी सेकंड पल्स की स्पीड मुझे कितनी दिखाई देगी, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। आरियस में तो सेकंड पल्स मूव कर रही होंगी मेरे पास 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। कितने टाइम की बात करना है सर आपको, 2 सेकंड की बात। ठीक है, तो अगर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है मतलब हर एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर। आरियस में हर एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर, मतलब अगर t = 0 पे यहाँ पे है तो 1 सेकंड बाद यहाँ पे रहेगी। हमारी बात 1 सेकंड बाद मुझे यहाँ पे दिखाई देगी, उसके 1 सेकंड बाद यहाँ पे दिखाई देगी। हमारी बात ये देखो, अगर t = 0 पे यहाँ पे था तो उसके 1 सेकंड बाद यहाँ पे होगी पल्स, उसके 1 सेकंड बाद यहाँ पे होगी पल्स।
तुम्हारी बात। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड में मेरे पास यहाँ पे रहेगी पल्स। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। फर्स्ट पल्स, क्योंकि मैंने इसको रोक दिया, तो फर्स्ट पल्स तो आज इट इज, और सेकंड पल्स जो है यहां से शिफ्ट होके मेरे पास 2 सेंटीमीटर, 1 2 यहां पे आ गया। तो सेकंड पल्स मेरे पास ऐसी होनी चाहिए। समझ रही बात? ठीक है, गुड। अब अगर मैं डिफरेंट रीजन्स देखता हूं, तो इस रीजन में मेरे पास सिर्फ फर्स्ट पल्स था, तो इस रीजन का रिजल्टेंट सिर्फ फर्स्ट पल्स के हिसाब से आ रहा होगा। तो फर्स्ट पल्स के हिसाब से मेरे पास रिजल्टेंट रहेगा इतना 2 सेंटीमीटर यहां तक। दिस वॉज -2, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो -2 मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, -1 यहाँ पे लाई कर रहा हूँ सर। ठीक है, अब -1 से 0 की अगर मैं बात करूँ, तो -1 से 0 में फर्स्ट पल्स भी है और सेकंड पल्स भी है, तो दोनों पल्सेस ऐड हो जाएंगी। आगे इसमें मतलब इस रेक्टेंगल में मेरे पास ये ट्राइंगुलर रीजन ऐड होने वाला है, तो इतना ट्राइंगुलर रीजन और आ जाएगा। ठीक है, तो इतने रेक्टेंगल में मेरे पास और एक्स्ट्रा इतना ट्राइंगुलर रीजन आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे 0 तक, x इक्वल टू 0 तक, ठीक है, मेरे पास फर्स्ट पल्स भी है, सेकंड पल्स भी है, तो फर्स्ट पल्स का इतना कंट्रीब्यूशन, सेकंड पल्स का और इतना कंट्रीब्यूशन, मतलब और इतना ऐड हो जाएगा मेरे पास। समझ में आ रही बात? मतलब रिजल्टेंट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। समझ में आ रही बात? अब 0 से 1 की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड पल्स है, तो रिजल्टेंट भी सिर्फ सेकंड पल्स के हिसाब से आ रहा होगा। तो सेकंड पल्स के हिसाब से मेरे पास रिजल्टेंट कितने से स्टार्ट हो रहा है सर? 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से। तो ऐसा हमारी बात। ठीक है, हाँ भाई, ये जो बीच वाला रीजन था, इसमें फर्स्ट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन 2 सेंटीमीटर आना चाहिए था, सेकंड के हिसाब से कंट्रीब्यूशन फिर से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर आना चाहिए था। तो 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये टोटल हाइट कितनी होगी मेरे पास? 4 सेंटीमीटर, मतलब ये एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पे आपके पास रिजल्टेंट पल्स ऐसे दिखाई देगी। समझ में आ रही बात? तो रिजल्टेंट पल्स हम लोग कैसे बना रहे हैं? जिस टाइम की बात करिए उस टाइम पे फर्स्ट पल्स को शो करो, सेकंड पल्स को शो करो, और जहां जहां पे भी दोनों पल्स एक साथ आ रहे हैं उतना रीजन ऐड कर दो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर कहीं पे सिर्फ फर्स्ट पल्स आ रहे हैं तो रिजल्टेंट फर्स्ट पल्स के हिसाब से आएगा, अगर कहीं पे सिर्फ सेकंड पल्स आ रहे हैं तो रिजल्टेंट सेकंड पल्स के हिसाब से आएगा, अगर कहीं पे मेरे पास फर्स्ट पल्स और सेकंड पल्स दोनों आ रहे हैं तो रिजल्टेंट दोनों का एडिशन आएगा। ठीक है ना? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में अगर मैं t इक्वल टू 3 सेकंड की बात करता हूँ, ड्रॉ द पल्स एट t इक्वल टू 3 सेकंड। खैर क्वेश्चन आपको दिया हुआ निकल, लेकिन अपन फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, t इक्वल टू 3 सेकंड की बात। हाँ, तो t इक्वल टू 3 सेकंड, मैंने पहले को रोक रखा था और दूसरों को मूव करा रहा था। तो 1 सेकंड में मेरे पास 1 सेंटीमीटर, 2 सेकंड में मेरे पास 2 सेंटीमीटर, 3 सेकंड में मतलब मेरे पास सेकंड पल्स यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, दिस इज -2 -1 0, पहला फर्स्ट पल्स तो मेरे पास आज इट इज ऐसी ही ऐसी रहेंगी। हमारी बात, फर्स्ट पल्स तो इतनी रहेंगी विद हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। सेकंड पल्स जो है मेरे पास t इक्वल टू 3 सेकंड में 3 सेंटीमीटर मूव कर जाएगा, 1 2 3, तो सेकंड पल्स एग्जैक्टली मेरे पास ऐसी आनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो अगर मैं रिजल्टेंट पल्स देखता हूँ, ठीक है, तो -2 से स्टार्ट करता हूँ। -2 से अगर मैं -1 की बात करता हूँ, -2 से अगर मैं -1 की बात करता हूँ, तो फर्स्ट के हिसाब से रेक्टेंगुलर रीजन आना चाहिए था 2 सेंटीमीटर, और सेकंड के हिसाब से मेरे पास और ट्राइंगल रीजन आ जाना चाहिए था 2 सेंटीमीटर का, मतलब और एक्स्ट्रा ट्राइंगल आ गया मेरे पास 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? तो मुझे रिजल्टेंट जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद -1 से 0, ठीक है, फर्स्ट पल्स के हिसाब से आना चाहिए था मेरे पास 2 सेंटीमीटर, सेकंड पल्स के हिसाब से मेरे पास और ट्राइंगल रीजन ऐड होना चाहिए था 2 सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट जो है मुझे ऐसा दिखाई देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, दिस वाज 2 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे मुझे पल्स ऐसे दिखाई देगी। समझा? ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if mu1 is equal to 4 mu2, ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता है? if mu1 is equal to 4 mu2 then find PR and PT in terms of PI. if mu1 is equal to 4 mu2 then find PR and PT in terms of PI. ठीक है, हम लोग ने अभी तक एम्पलीट्यूड इन टर्म्स ऑफ क्या होते हैं AR एंड AT इन टर्म्स ऑफ AI निकालना सीखा था, लेकिन इस बार एम्पलीट्यूड नहीं, नेट पावर की बात कर रहे हैं।
ठीक है। अब मुझे पता है कि पावर जो रहता है दैट इज इक्वल टू हाफ न्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी डब्ल्यू, और इसमें हाफ न्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी डब्ल्यू, वेयर वी डब्ल्यू इज वेलोसिटी ऑफ वेव, और इसमें और वेलोसिटी ऑफ वेव को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ टी बाय न्यू। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो खैर इसको बाद में देखेंगे अंडर रूट ऑफ टी बाय न्यू। फिलहाल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एक मीडियम से मेरे पास दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो मान के चलो यहाँ पे मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1, सॉरी यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी म्यू1 था, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी म्यू2 थी, गिवन म्यू1 इज इक्वल टू 4 म्यू2, ठीक है। अब जो मेरे पास इंसिडेंट पल्स आ रही होंगी वो फर्स्ट मीडियम में आ रही होंगी, रिफ्लेक्टेड पल्स भी फर्स्ट मीडियम में जा रही होंगी और ट्रांसमिटेड पल्स सेकंड मीडियम में जा रही होंगी, ठीक है। तो अगर मैं इंसिडेंट पल्स की इक्वेशन लिखता हूँ, पावर की इक्वेशन, तो हाफ म्यू1 ए आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब ओमेगा तो सभी के लिए सेम रहेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स होती है ओमेगा स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव, और वेलोसिटी ऑफ वेव इन फर्स्ट मीडियम इज v1। समझ बात। वैसे अगर मैं पीआर की बात करता हूं तो पीआर विल बी इक्वल टू हाफ म्यू1 क्योंकि फर्स्ट मीडियम में जा रहा है ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v1 क्यों, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट मीडियम में था। वहीं पर अगर मैं पीटी की बात करता हूं तो पीटी विल बी इक्वल टू हाफ कौन से मीडियम में, म्यू2 एटी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हमारी बात, तो पहले पता करते हैं पी आर बाई पी आई। पी आर बाई पी आई जो देखूंगा तो हाफ हाफ बाजे ओमेगा स्क्वायर बाजे, ठीक है, म्यू1 बाजे v1 बाजे, तो बचेगा मेरे पास ए आर स्क्वायर अपॉन ए आई स्क्वायर, तो ए आर अपॉन ए आई का होल स्क्वायर। और इसमें अब अगर मेरे पास ए आर अपॉन ए आई का होल स्क्वायर आ रहा है तो ए आर इन टर्म्स ऑफ ए आई मुझे पता है, ए आर होता है मेरे पास ए आई इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू1 माइनस अंडर रूट ऑफ म्यू2। क्यों सर म्यू के टर्म्स में लिख रहे हो, क्योंकि मुझे वेलोसिटी नहीं म्यू की इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस वजह से म्यू के टर्म्स में लिख रहे हो, अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू1 प्लस अंडर रूट ऑफ म्यू2, ठीक है। तो ए आर अपॉन ए आई की वैल्यू मेरे पास इतनी हो जाएगी, तो इसका होल स्क्वायर जो है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू1 माइनस अंडर रूट म्यू2 अपॉन अंडर रूट म्यू1 प्लस अंडर रूट म्यू2 का होल स्क्वायर। तो पी आर अपॉन पी आई इज इक्वल टू, अब म्यू1 कितना टाइम्स म्यू2 है, 4 म्यू2 है, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अंडर रूट ऑफ 4 म्यू2 मतलब 2 रूट म्यू2 माइनस रूट म्यू2 अपॉन 2 रूट म्यू2 प्लस रूट म्यू2 का होल स्क्वायर। समझ आ रही बात। तो पी आर अपॉन पी आई इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 रूट म्यू2 माइनस रूट म्यू2 अपॉन 3 रूट म्यू2, तो रूट म्यू2 मेरे पास कट गया तो 1/3 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया मेरे पास 1/9, तो पी आर की वैल्यू आ गई मेरे पास पी आई बाई 9। समझ आ रही बात। अब पी आर मेरे पास पी आई बाई 9 आ गए, फिर वैसे अगर आपको पी टी निकालना है तो आप डिवाइड कर सकते हो पी टी अपॉन पी आई, और उसके बाद म्यू1 म्यू2 का रेशियो v1 v2 का रेशियो आप लोग निकाल सकते हो। v1 v2 का रेशियो कैसे आएंगे, इन टर्म्स ऑफ म्यू, v होता है अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो v को अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास v1 बाई v2 आ जाएगा। खैर उससे भी आसान एक तरीका, एक बार आपके पास पी आर आ गया तो मुझे पता है एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से कि जितनी भी इंसिडेंट एनर्जी थी वो किस में बढ़ रही है, रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड, यही तो हमने इक्वेशन लिखी थी। तो पी आई इज इक्वल टू पी आर विच वॉज पी आई बाई 9 प्लस पी टी, तो पी टी मेरे पास आ गया 8 पी आई बाई 9। डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन से भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ आ रही बात, ठीक है। चलो हाँ भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे पास, फिगर शोज अ ट्रायंगुलर पल्स ऑन अ रोप, इट इज अप्रोचिंग अ फिक्स एंड एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद दो पार्ट्स उसके, फर्स्ट पार्ट वाज ड्रॉ द पल्स एट t = 2 सेकेंड, सेकेंड पार्ट वाज द पार्टिकल स्पीड ऑन द लीडिंग एज एट द इंस्टेंट डिपिक्टेड इज, ठीक है। हाँ भाई देखिए फिगर मेरे पास ऐसा दिया गया है, this length is 2 centimeter, this length is 1 centimeter, राइट, ठीक है। और पार्टिकल जा रही थी मेरे पास वेव जा रही थी मेरे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। हाँ अब सुनो,
एक टर्म है, मतलब एक्चुअली दो टर्म है, वो आप लोगों को थोड़ा सा जानना जरूरी है। एक को अपन लोग बोलते हैं लीडिंग एज, एक को अपन लोग बोलते हैं लैगिंग एज। लीडिंग मतलब जो आगे वाला है, लैगिंग मतलब जो पीछे वाला है। तो अगर मेरे पास इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है तो ये आगे वाला है, मतलब दिस इज द लीडिंग एज, और ये पीछे वाला है, मतलब दिस इज द लैगिंग एज। आइए इसमें, ठीक है। हाँ, आपको फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया था कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड में मेरे पास शेप ऑफ पल्स रहेगा क्या। आइए इसमें, अब अगर आप अच्छे से नोटिस कर दो, मेरे पास वेव की स्पीड कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जब मैं t इज इक्वल टू 2 सेकंड की बात कर रहा हूँ तो वेव टोटल कितना मूव कर गया होगा मेरे पास, 4 सेंटीमीटर। आइए इसमें, क्योंकि हर एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर मूव कर रहे हैं तो 2 सेकंड में कितना मूव कर गया होगा मेरे पास, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये डिस्टेंस मेरे पास दिया होता 1 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में यही डिस्टेंस मेरे पास दिया है 1 सेंटीमीटर। अब अगर आप लोगों को पता है कि ये मेरे पास फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड का रिफ्लेक्शन मेरे पास इन्वर्टेड रहता है, ठीक है। मिरर इमेज और इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज मुझे ऐसा दिखाई देगा, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, और इन्वर्टेड मतलब मुझे ऐसा दिखाई देगा। हमारी बात, मतलब उसका जो रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो ऐसा आ रहा होगा। हमारी बात, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर। हमारी बात, अब अगर आप अच्छे से नोटिस करो कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड में, मतलब ये टोटल 4 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये टोटल 4 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 2। हमारी बात, ठीक है। 4 सेंटीमीटर मतलब यहां से इस पॉइंट तक मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। हमारी बात, मतलब ये वाला एंड अगर मेरे पास पूरा वे 4 सेंटीमीटर मूव कर रहा है, मतलब ये वाला एंड यहां से यहां पे आ गया होगा। हमारी बात, ये वाला एंड जो है यहां से मेरे पास एग्जैक्टली यहां पे आ गया होगा। मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड की अगर मैं बात करूं तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे मुझे जो पल्स जो है, फाइनल पल्स जो है मेरे पास t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे जो है वो ऐसे दिखाई देगी होगी कि ये वाला पॉइंट 2 1 1 4, तो पूरी वेव 4 मूव कर गई, मतलब ये वाला पॉइंट 4 मूव कर गया, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो लैगिंग एज भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। हमारी बात, इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड में मेरे पास वेव कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई होगी। हमारी बात, t इज इक्वल टू 1 सेकंड की अगर मैं बात करता तो बीच में कहीं थोड़ी आधी अधूरी रिफ्लेक्ट हुई होती, और नेट कितना बचा होता वो मैं कैसे निकालना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हमारी बात, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड की बात क्यों किया है, क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास नेट पूरी रिफ्लेक्ट हो गई होंगी। हमारी बात, तो फाइनली मुझे वेव जो है ऐसी दिखाई दे रही होगी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। हमारी बात, ठीक है। खैर अगर मेरे पास मान के चलो t इज इक्वल टू 1 सेकंड की बात करते हैं, कितने टाइम की बात किया होता है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड। तो मेरे पास इंसिडेंट पल्स जो था वो ऐसा था, दिस वाज 2 सेंटीमीटर, दिस वाज 1 सेंटीमीटर एंड दिस वाज अगेन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इंसिडेंट पल्स ऐसी आ रही थी, रिफ्लेक्टेड पल्स इससे आ रही थी मेरे पास 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है। अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकंड की बात करता हूं तो 1 सेकंड में मेरे पास वेव कितना मूव कर गई होगी, वेव मूव कर गई होंगी मेरे पास 2 सेंटीमीटर। वेव कितना मूव कर गई होंगी मेरे पास, 2 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ, ठीक है। अगर 2 सेंटीमीटर मूव कर गई होंगी मतलब ये वाला एज यहाँ पे आ जाना चाहिए। हमारी बात, ये वाला एज जो है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये अपनी वॉल है, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 सेकंड की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये वाला एज है क्योंकि 2 सेंटीमीटर मूव कर जाने मतलब ये वाला एज यहाँ पे आ जाने। और वेव कहाँ पे रहेंगी, वो हमेशा मैं लैगिंग एज के हिसाब से या फिर लीडिंग एज के हिसाब से, किसी भी एक एज के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं खैर यहाँ पे लैगिंग एज के हिसाब से दूंगा। तो अगर t इज इक्वल टू 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर मूव करना है, मतलब पूरा वेव 2 सेंटीमीटर मूव करना है, मतलब उसका लैगिंग एज भी 2 सेंटीमीटर आगे चलेगा होगा, लीडिंग एज भी 2 सेंटीमीटर आगे चलेगा। तो मैं लैगिंग एज के हिसाब से दूंगा 2 सेंटीमीटर आगे, मतलब यहाँ पे आ जाना चाहिए। और ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना था मेरे पास, 2 सेंटीमीटर। लैगिंग एज से उसके टॉप पॉइंट तक डिस्टेंस कितना था, 2 सेंटीमीटर। मतलब मेरे पास इतनी इंसिडेंट वेव बची होगी, हमारी बात, इतनी इंसिडेंट वेव बची होगी 2 सेंटीमीटर वाली, ये लैगिंग एज वाली। और जो लीडिंग एज वाली जो है वो मेरे पास उतना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, उतना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया। हमारी बात, ठीक है, समझा नहीं समझा, ठीक है। ये तो मैं इंसिडेंट वेव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो गए, इतना हिस्सा मेरे पास रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया है उसको अगर देखते हैं तो मैं कैसे देखूंगा, ये है मेरे पास रिफ्लेक्टेड वेव। हमारी बात, तो अगर मेरे पास, मैंने देखा कि मेरे पास इंसिडेंट वेव 2 सेंटीमीटर आगे आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ रिफ्लेक्टेड वेव भी 2 सेंटीमीटर आगे आ गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड वेव 2 सेंटीमीटर आगे, मतलब ये लैगिंग एज जो है रिफ्लेक्टेड वेव का वो यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास डिस्टेंस कितना था, 2 सेंटीमीटर। अगर मेरे पास ये लैगिंग एज यहाँ पे आ गया, मतलब ये पूरा 2 सेंटीमीटर इतना कवर कर दिया।
ठीक है, तो इतना पोर्शन रिफ्लेक्टेड वेव का इमेजिनरी पोर्शन में रहेगा और इतना मेरे पास रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हिस्सा जो रिफ्लेक्ट होगा वो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए था। समझ आ रही बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, हाँ भाई, जहाँ पे ये लेंथ कितनी थी मेरे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर आपको मैंने रिजल्टेंट वेव बोला होता, ठीक है, रिजल्टेंट वेव बोला होता, ठीक है, दिस इज 1 सेंटीमीटर मतलब दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो इतने रीजन ऑफ 1 सेंटीमीटर में सिर्फ इंसिडेंट वेव है। इतने रीजन ऑफ 1 सेंटीमीटर में मेरे पास सिर्फ इंसिडेंट वेव है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। हमारी बात, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड, थोड़ी सी इंसिडेंट और थोड़े से रिफ्लेक्टेड में मेरे पास रिजल्टेंट कितना बनेगा वो निकालना है। ठीक है, तो इतने रीजन में मेरे पास 1 सेंटीमीटर में मेरे पास सिर्फ इंसिडेंट वेव है, तो जो नेट वेव जो रहेगी वो मेरे पास सिर्फ इंसिडेंट की वेव के हिसाब से ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जब मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ तो इस रीजन में मेरे पास इंसिडेंट वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है। तो इंसिडेंट वेव अगर ऊपर है, रिफ्लेक्टेड वेव अगर नीचे है, तो रिफ्लेक्टेड ने इंसिडेंट को थोड़ा सा कैंसिल कर दिया होगा और रिजल्टेंट मेरे पास कुछ और आ रहा हो। हमारी बात, रिजल्टेंट मेरे पास जो है इंसिडेंट का ऐसा नहीं, रिजल्टेंट मेरे पास कुछ नीचे आ रहा है, कुछ ऐसा नीचे। हमारी बात, अब वो एग्जैक्टली कितना नीचे जाएगा उसके लिए मुझे ये पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। ठीक है, इस वजह से मेरे पास रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट का सुपरपोजिशन अभी तक, क्योंकि मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाए नहीं थे, इस वजह से उसने t इक्वल टू 1 सेकंड नहीं, t इक्वल टू 2 सेकंड की बात की थी, जब मेरे पास पूरी रिफ्लेक्टेड वेव आ गई होगी। आरियस मैन, ठीक है, समझा नहीं समझा? बोलो। इस वजह से क्वेश्चन में उसने बोला था कि t इक्वल टू 2 सेकंड में मेरे पास ग्राफ क्या है, क्योंकि t इक्वल टू 2 सेकंड में पूरी रिफ्लेक्टेड वेव आ गई, तो रिफ्लेक्टेड और कुछ इंसिडेंट ऐसा नहीं बचा, सिर्फ रिफ्लेक्टेड बचा। समझ में आ रही बात? तो आपको फिर से वापस ऐड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर t इक्वल टू 1 सेकंड की मैं बात करता तो कुछ इंसिडेंट बचता, कुछ रिफ्लेक्टेड बचता, मतलब वहां पे फिर से आपको नेट रिजल्टेंट निकालना पड़ता। ठीक है ना? चलो हाँ, नेक्स्ट नया टॉपिक हेडिंग डालिएगा इंटरफेरेंस। हेडिंग डालिएगा इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। मान के चलो मैं एक ट्रैवलिंग साइन वेव को देख रहा हूं, दिस इज अ ट्रैवलिंग साइन, ठीक है, मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो आपको इक्वेशन लिखना तो आता ही है, फिलहाल y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइ। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग साइन वेव क्या होती है मेरे पास, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइ। आरियस में, जहां पे इस पूरे टर्म को अपन क्या बोलते हैं, फेज, इस पूरे टर्म को अपन बोल देते हैं फेज। ठीक है ना? हाँ, मान के चलो मैं यहाँ पे एक पार्टिकल देख रहा हूँ, मान के चलो पार्टिकल ए। समझ में आ रही बात? अब खैर हर कोई मेरे पास इंडिविजुअल जो जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे मेरे पास एसएचएम परफॉर्म कर रहे होंगे। हाँ, यानी सारे के सारे सेम एसएचएम परफॉर्म कर रहे होंगे विद द सेम एम्पलीट्यूड एंड द सेम फ्रीक्वेंसी। लेकिन उसमें एक डिफरेंस है कि वो इनिशियली स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे। जैसे कि पार्टिकल ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, पार्टिकल बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, पार्टिकल सी यहाँ से स्टार्ट कर रहा था तो पार्टिकल डी यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, पार्टिकल ई यहाँ से स्टार्ट कर रहा था तो पार्टिकल एफ यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, जी यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, एच यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, आई यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, जे के। हमारी बात, इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ए जो था मेन पोजीशन पे था, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल बी जो था वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल सी मेन पोजीशन पे था, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल डी नेगेटिव एक्सट्रीम पे था, फिर मेन पोजीशन पॉजिटिव एक्सट्रीम, मेन पोजीशन नेगेटिव एक्सट्रीम, मेन पोजीशन पॉजिटिव एक्सट्रीम, मेन पोजीशन। ठीक है, खैर अगर मैं कोई बीच वाला पार्टिकल रहता तो ना ही तो मेन पोजीशन में था ना ही तो पॉजिटिव एक्सट्रीम कहीं बीच में लाइक कर रहा था, उनको मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, हाँ, अगर मैं अच्छे से नोटिस करूँ तो अगर मेरे पास वेव पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहे तो आप लोग को पता होगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता तो मेरे पास माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। तो अगर मैं पार्टिकल ए की बात करूं तो पार्टिकल ए के लिए वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। लेकिन माइनस साइन की वजह से मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ गई, नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ गई मेरे पास, नेगेटिव। वेलोसिटी ऑफ बी की बात करो तो स्लोप मेरे पास 0 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी मेरे पास, 0। वेलोसिटी ऑफ सी की अगर मैं बात करूं
तो स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी ऑफ सी मेरे पास आ गई पॉजिटिव। वैसे इसकी वेलोसिटी ऑफ डी जो है वो होगी 0, वेलोसिटी ऑफ ई होंगी मेरे पास पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ एफ जो है वो हो जाएंगे मेरे पास 0, वेलोसिटी ऑफ जी जो है वो हो जाएंगी मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एच जो है वो हो गया मेरे पास 0, वेलोसिटी ऑफ आई जो है वो हो जाएंगे मेरे पास नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ जे जो है वो हो जाएंगे 0, वेलोसिटी ऑफ के जो है वो हो जाएंगी मेरे पास पॉजिटिव। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। अब एक बात नोटिस करिए, अगर मैं पार्टिकल ए और पार्टिकल सी को देखता हूँ तो क्या पार्टिकल ए टी इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे था, ये मैंने पूरा टी इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाया, पार्टिकल ए टी इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे था, पार्टिकल सी भी टी इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे था। वैसे ही पार्टिकल ई, पार्टिकल जी, पार्टिकल आई, पार्टिकल के, ये सारे के सारे मीन पोजीशन पे, लेकिन कुछ तो अलग है बिटवीन ए एंड सी। क्या सर, ये मीन पोजीशन से नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ में आ रही बात। ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने ए और ई को कंपेयर किया होता तो ये मीन पोजीशन से नेगेटिव में मूव कर रहा है, ये मीन पोजीशन से नेगेटिव में मूव कर रहा है, मतलब जैसा मोशन पार्टिकल ए का होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसा ही सेम मोशन पार्टिकल ई का होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और ऐसे कौन से पार्टिकल्स है जो सेम ऐसा ए और ई के समान मोशन रिपीट कर रहे होंगे, अच्छे से देखो, ए का जैसा मोशन है वैसे ई का मोशन है, वैसे ही आई का मोशन है, वैसे ही आई का मोशन, मीन पोजीशन से नेगेटिव, मीन पोजीशन से नेगेटिव, मीन पोजीशन से नेगेटिव आ रही है इसमें। और ये सारे पॉइंट्स ऐसे जहां पे स्लोप की वैल्यू भी सेम रहेंगी क्योंकि सेम साइन कर्व है, तो अगर स्लोप की वैल्यू सेम है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब जैसा मोशन पार्टिकल ए कर रहा है एग्जैक्टली सेम मोशन पार्टिकल ई कर रहा है, एग्जैक्टली सेम मोशन पार्टिकल आई कर रहा है। हमारी बात, ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स इन अ वेव व्हिच आर हैविंग द सेम मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, एग्जैक्टली सेम एक दूसरे के समान बिहेव कर रहे हैं। हमारी बात, ऐसे नहीं कि कहीं अलग अलग लाई करने वाले, सेम एक दूसरे के पैरेलल रहने वाले हमेशा हर वक्त। हमारी बात, इनका अपन लोग बोलते हैं इन फेज पार्टिकल। हमारी बात, वैसे इन फेज अपन लोग पार्टिकल्स के हिसाब से नहीं डिफाइन करते, अपन लोग कुछ और के हिसाब से डिफाइन करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ इन फेज का मतलब समझना है। इन फेज मतलब ऐसे पॉइंट्स या ऐसे पार्टिकल्स जिनका सेम मोशन आने वाला है। समझ में आ रही बात, अच्छे से देखो, ए और ई के अगर आपने बीच में डिस्टेंस देखा है तो ए और ई के बीच में डिस्टेंस कितना था मेरे पास, लैम्डा। ई और आई के बीच में डिफरेंस कितना था मेरे पास, लैम्डा। आई और अगर अगला वाला पार्टिकल जो होता है उसके बीच में भी होता है मेरे पास डिस्टेंस लैम्डा, ठीक है। तो सर ए ई आई ये सारे सेम फेज में लाई कर रहे हैं, ठीक है, ए ई आई ये सारे सेम फेज में लाई कर रहे हैं। वैसे ही अगर मैं ये जानना चाहता कि बी के साथ कौन से पार्टिकल सेम फेज में लाई कर रहे हैं, बी के साथ कौन से पार्टिकल सेम फेज में लाई कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बी इनिशियली पॉजिटिव एक्सट्रीम पे और वेलोसिटी 0, तो ऐसे और कितने पार्टिकल्स हैं, एफ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, जे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, मतलब बी एफ जे ऐसे पार्टिकल्स है जो मेरे पास टॉप मोस्ट पॉजिटिव एक्सट्रीम पे थे और जिनकी इनिशियल वेलोसिटी थी मेरे पास 0, मतलब जैसा मोशन बी करने वाला है वैसे मोशन एफ करने वाला है, वैसे मोशन जे करने वाला है। इसका मतलब बी एफ जे दे आर इन सेम फेज, दे आर इन सेम फेज, या फिर दे आर इन फेज। हमारी बात समझा नहीं समझा, ठीक है, बी एफ जे दे आर इन सेम फेज, हमारी बात, ठीक है, इन फेज या फिर अपन लोग इसको सेम फेज पार्टिकल बोलते हैं, समझा, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सेम फेज पार्टिकल, ठीक है, ऐसे मेरे पास कितने ग्रुप्स पॉसिबल है जिनके मेरे पास सेम फेज आ रहा है, जैसे कि ए ई आई ये एक ग्रुप है जिसमें मेरे पास सेम फेज में आ रहे थे। उसके सिवा बी एफ जे ये सारे के सारे सेम फेज में आ रहे हैं मेरे पास। उसके से अगर आप देखोगे, मैं पॉइंट सी का अगर कंपेयर करता हूं तो मीन पोजीशन से पॉजिटिव, मीन पोजीशन से पॉजिटिव पॉइंट जी, मीन पोजीशन से पॉजिटिव पॉइंट के, मतलब सी जी के सेम फेज में आ रहे हैं। उसके सिवा अगर मैं डी को देखता हूं तो डी के साथ और कौन सा सेम पॉइंट आ रहा है, डी के साथ एच आ रहा है, ठीक है, और एच के बाद जो आगे आ रहा होता है, ठीक है, तो डी और एच, ठीक है, तो ए ई आई सेम फेज में है, बी एफ जे सेम फेज में है, सी जे के सेम फेज में है, डी एच सेम फेज में। समझ में आ रही बात, ठीक है। खैर हमने क्या देखा था कि ए ई आई में
जो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स जो था, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल वाज लैम्डा। सर BFJ में कितना आ रहा है डिस्टेंस? ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस, दिस इज लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया फिर से लैम्डा। ये भी डिस्टेंस होगा मेरे पास लैम्डा। तो BFJ के बीच में डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास लैम्डा। CJK के बीच में मेरे पास डिस्टेंस कितना होगा लैम्डा। BH के बीच में मेरे पास डिस्टेंस कितना होगा लैम्डा। इसका मतलब अगर मेरे पास ऐसे पार्टिकल्स ढूंढना है जो सेम टाइप का मोशन रिपीट कर रहे हैं या फिर जो सेम फेज में लाई कर रहे हैं, तो वो पार्टिकल्स मुझे लैम्डा डिस्टेंस पे मिलते हैं। कितना डिस्टेंस पे मिलते हैं? लैम्डा डिस्टेंस। मतलब मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इससे लैम्डा डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट रहेगा वो सेम इसके समान फेज रखेगा, इससे लैम्डा डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट रहेगा वो सेम इसके समान फेज रखेगा। तो दिस आर पार्टिकल्स इन सेम फेज। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो सेम फेज क्या होता है, समझ में आई ना बात? ठीक है, गुड। आगे क्लास याद है, समझ में आ गया कि सेम फेज वाले पार्टिकल क्या है? सेम फेज वाले पार्टिकल मतलब एक ऐसे सेट ऑफ पार्टिकल्स जो सेम मोशन रिपीट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसमें जिनका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम था, वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में आ रही थी, इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल उनका मोशन भी मेरे पास सेम तरीके से आने वाला है। ठीक है, एग्जैक्टली पैरेलल रहेगा हमेशा। ठीक है, और उनके बीच का जो गैप जो रहता है, ठीक है, कोई भी दो सेम फेज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं, एक और टर्म आता है, जैसे कि मेरे पास एक आता है सेम फेज या फिर इन फेज पार्टिकल, सेम फेज या फिर इन फेज पार्टिकल, वैसे एक और आता है मेरे पास आउट ऑफ फेज पार्टिकल। आउट ऑफ फेज पार्टिकल मतलब जिनका मोशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है, जिनका मोशन एग्जैक्टली ऑपोजिट है। अगर ये पार्टिकल नीचे जा रहा हूँ तो ये ऊपर आ रहा हूँ, फिर अगर ये नीचे आ रहा हूँ तो ये ऊपर आ रहा हूँ, फिर ये नीचे आ रहा हूँ तो ये ऊपर आ रहा हूँ, मतलब वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट टाइप का मोशन एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, अब सर ऐसे पार्टिकल कौन से हैं? सर देखिए, पॉइंट ए मेन पोजीशन पे नीचे जा रहा है, तो जब तक ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो वैसे ही पॉइंट सी मेन पोजीशन से ऊपर जा रही है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। मतलब जब पॉइंट ए नेगेटिव पे पहुंचेगा, पॉइंट सी पॉजिटिव पे पहुंचेगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन, फिर रिवर्स डायरेक्शन, फिर रिवर्स डायरेक्शन, फिर रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब ए और सी आउट ऑफ फेज पार्टिकल। हमारी बात, ए और सी आउट ऑफ फेज पार्टिकल। हमारी बात नहीं आती, समझा नहीं समझा? ठीक है, वैसे सी और ई आउट ऑफ फेज पार्टिकल है, ई और जी आउट ऑफ फेज पार्टिकल है, जी और आई आउट ऑफ फेज पार्टिकल है, आई और के आउट ऑफ फेज पार्टिकल है। हमारी बात, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेट आपको समझ आ रही होगी कौन से सेट पॉसिबल है कि मेरे पास जो आउट ऑफ फेज जाने वाले। ठीक है, उसके सिवा अगर मैं देखता हूं बी पॉजिटिव एक्सट्रीम से फिर बाद में नीचे आने वाला है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम से ऊपर जाने वाला, मतलब इनका मोशन ऑपोजिट रहेगा, बी और डी। तो बी और डी आउट ऑफ फेज पार्टिकल है, डी और एफ आउट ऑफ फेज पार्टिकल है, एफ और एच आउट ऑफ फेज पार्टिकल है, एच और जे आउट ऑफ फेज पार्टिकल। समझ में आ रही बात? तो इन फेज पार्टिकल, इन फेज या फिर सेम फेज पार्टिकल मतलब वो होते थे जिनका मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहता था और फाइनल मोशन भी सेम रहने वाला है। ठीक है, आउट ऑफ फेज पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल जिनका मोशन एग्जैक्टली ऑपोजिट जाने वाला। समझ में आ रही बात? ठीक है, हाँ। तो मेरे पास कौन से कॉम्बिनेशन हो गया था? एक ए और सी। ठीक है, अगर मैं ए और सी के बीच में डिस्टेंस देखूं तो कितना डिस्टेंस आ रहा है? लैम्डा बाय 2। सी और जे के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। समझ में आ रही बात? वैसे अगर मैंने देखा था बी और डी मेरे पास आउट ऑफ फेज पार्टिकल है, अगर बी और डी के बीच में देखता हूं तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा 4, मतलब बी और डी के बीच में भी मेरे पास लैम्डा बाय 2, इन दो के बीच में भी मेरे पास लैम्डा बाय 2, इन दो के बीच में भी मेरे पास लैम्डा बाय 2। समझ में आ रही बात? मतलब जैसे सेम फेज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस लैम्डा होना चाहिए था, वैसे ही आउट ऑफ फेज वाले पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए मेरे पास? सर लैम्डा बाय 2। ठीक है, जैसे कि ए और सी, सी और ई और जी, जी और आई और के, बी और डी, डी और एफ, एफ एंड एच, एंड एच एंड जी। और आउट ऑफ फेज वाले पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए सर मेरे पास? लैम्डा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इन फेज पार्टिकल, आउट फेज पार्टिकल क्या होता है वो आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, और उनका मैथमेटिकली उनको डिफाइन कैसे करते हैं कि वो कहाँ पे लाई कर रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे पास पॉइंट ए जो है, तो पॉइंट ए से मेरे पास अगर मैं इन फेज पार्टिकल की बात करूँ तो हर लैम्डा डिस्टेंस वाला पॉइंट ए के इन फेज रहेगा, हर लैम्डा डिस्टेंस वाला पॉइंट ए के इन फेज रहेगा। इसका मतलब एक जनरलाइज रिजल्ट लिख सकता हूँ,
कि अगर मुझे इन फेज पार्टिकल चाहिए, इन फेज पार्टिकल, समझ आ रही बात, तो जो पार्टिकल्स इन फेज है उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, जैसे कि ए और ई इन फेज है, ई और आई इन फेज है, मतलब ए और आई भी इन फेज है, ठीक है। तो अगर मैं ए और ई दिख रहा हूँ डिस्टेंस लैम्डा, ए और आई दिख रहा हूँ डिस्टेंस 2 लैम्डा, समझ आ रही बात। तो अगर मैं कोई भी दो इन फेज वाले पार्टिकल्स दिख रहा हूँ, कोई भी दो इन फेज वाले पार्टिकल्स, तो उनके बीच के पोजीशन का डिफरेंस, पोजीशन हम लोग एक्स बता रहे थे, तो कोई भी दो इन फेज पार्टिकल के पोजीशन का डिफरेंस मेरे पास एन लैम्डा होना चाहिए। कितना लैम्डा होना चाहिए सर? एन लैम्डा होना चाहिए, समझ आ रही बात। दिस इज फॉर इन फेज। और जब मैं आउट फेज की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ फेज पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, तो कोई भी दो पार्टिकल के बीच का डिफरेंस, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ ए के साथ सी आउट ऑफ फेज है, तो ए के साथ सी आउट ऑफ फेज है, वो डिस्टेंस था मेरे पास लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब अगर मैं देखूं क्यों ए के साथ सी आउट ऑफ फेज है, क्योंकि ए नीचे जा रहा था, सी ऊपर जा रहा था। अब सी के साथ ऊपर और कौन जा रहा था? जी, तो ए और जी भी आउट ऑफ फेज, तो ए और जी के अगर बीच में डिस्टेंस दिखता हो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा, मतलब 3 लैम्डा बाई 2। वैसे ही ए और के जो है ये भी मेरे पास आउट ऑफ डिस्टेंस रहेंगे, दैट विल बी 5 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि जब मैं आउट ऑफ फेज पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो मेरे पास 2n + 1 लैम्डा बाई 2, समझ आ रही बात। तो जब मेरे पास आउट ऑफ फेज पार्टिकल है तो उनके बीच का पोजीशन डिफरेंस कितना होना चाहिए सर? मेरे पास 2n + 1 लैम्डा बाई 2, समझ में आ रही बात। तो ये सुंदर क्रिया आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस, समझ में आ रही बात। इंटरफेरेंस में आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ क्या है। अभी हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स देखा था, ठीक है। अब एक वेव और दूसरी वेव जब सुपर इम्पोज कर रही है, ठीक है, उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंस हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हो सकता है, के डिफरेंस हो सकता है, फाई नॉट डिफरेंस हो सकता है, समझ में आ रही ना बात, ठीक है। क्या हो रहा है अभी हमारे पास, इवन टी और एक्स का भी डिफरेंस हो सकता है। अब इंटरफेरेंस मतलब एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मेरे पास दो वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर रही है, लेकिन वो दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका मतलब वो दोनों वेव्स का ओमेगा सेम है, समझ में आ रही बात। मैं एक ऐसा स्पेशल टाइप का सुपर इम्पोज देख रहा हूँ, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स देख रहा हूँ जिसमें मेरे पास दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी, 2, 3 हो, 4 हो, चाहे जितने भी वेव्स हो। अगर मैं इंटरफेरेंस बोल रहा हूँ उसको, तो उन सारों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। और ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है उनको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट वेव्स। क्या बोलेंगे? कोहेरेंट वेव्स, समझ आ रही बात। तो इसी फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस को हम लोग कल और डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। चलो, कोई भी डाउट है आराम से मुझे बेझिझक पूछना, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। खैर वैसे एक बच्चे ने मुझे शायद उसको वर्टिकल फेजर में कुछ डाउट था, तो पहले वर्टिकल फेजर में एक बार वापस बता देता हूँ। जो जिन बच्चों को समझ में आ गया है आपका लेक्चर यहीं तक आज खत्म, ठीक है। अब जिसको वर्टिकल फेजर समझ में नहीं आया वो देखो आप। हाँ, जब मैंने हॉरिजॉन्टल एसएचएम देखा, x बराबर 0, x इज इक्वल टू +a, x इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एसएचएम का अगर मुझे फेजर बनाना था, आपको याद होगा फेजर मेरे पास ऐसा बनता था, जहाँ पे मेन क्वेश्चन है वहाँ पे सेंटर ऑफ फेजर और रेडियस जो है इक्वल टू एम्पलीट्यूड, और ये बन गया मेरे पास फेजर। फिर अगर मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन देखना था, ठीक है, एसएचएम करते हुए पार्टिकल की, अगर मुझे क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ फेजर देखना था तो मैं एंगल मेजर कर रहा था अपर वाले वर्टिकल से। अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखना था तो मैं एंगल मेजर कर रहा था लोअर वाले वर्टिकल से, ठीक है। ये सारी तो वो बातें जो हम लोग हॉरिजॉन्टल एसएचएम में देख रहे थे। अब मेरे पास वेव में जो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं वो वर्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा रहा, दिस इज y बराबर 0, y बराबर +a, y बराबर -a। अच्छा, इसका मतलब अब डिस्प्लेसमेंट ऐसे होने की जगह अब डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, समझ आ रही बात। तो अगर आप अच्छे से देखो, इस एसएचएम से हम लोग इस एसएचएम पे कैसे जा सकते हैं कि मैंने इस हॉरिजॉन्टल एसएचएम को इस डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा दिया। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया तो दिस इज पॉजिटिव एक्सट्रीम, दिस नेगेटिव एक्सट्रीम।
इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एसएचएम से अगर मुझे वर्टिकल एसएचएम में जाना था तो मैंने उस एसएचएम वाले मोशन को कैसे घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। कैसे घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। मतलब ये था मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसएचएम माइनस ए, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर प्लस ए। तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जाना तो मैंने उसको 90 डिग्री घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज। हमारी बात कैसे घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, तो जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसएचएम था अब वो मेरे पास वर्टिकल एसएचएम बन गया। अच्छा जी, तो अगर मेरा एसएचएम हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ऐसा होगा तो हॉरिजॉन्टल की करस्पॉन्डिंग जो फेजर आ रहा था फिर वर्टिकल की करस्पॉन्डिंग की फेजर के लिए मैं इसको भी कैसे घुमा दूंगा, 90 डिग्री। आ रही है उसमें, मतलब मैंने इस पूरे डायग्राम को ऐसा लेके टर्न कर दिया, इस पूरे डायग्राम को मैंने ऐसा टर्न कर दिया। समझ आ रही है बात, समझा नहीं समझा? ठीक है, हॉरिजॉन्टल के लिए मेरे पास फेजर कैसा आ रहा था, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको मैं घुमा दूंगा ऐसा। हमारी बात ठीक है, मतलब इस पूरे को मुझे घुमाना है ऐसा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मैंने मोशन को घुमाया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मैं फेजर को भी घुमा दूंगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जब इसको मैंने टर्न कर दी तो फाइनली मेरे पास कैसा दिखाई देगा, जो क्लॉकवाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा था अब वो क्लॉकवाइज मुझे यहाँ पे दिखाई देगा, जो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा था अब वो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज के लिए मैं एंगल यहाँ से मेजर करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैं एंगल यहाँ से मेजर करूंगा। हमारी बात, वर्टिकल एसएचएम में जब मैंने फेजर को घुमाया तो क्लॉकवाइज के लिए मैं एंगल अब हॉरिजॉन्टल से मेजर कर रहा हूँ और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के लिए इस हॉरिजॉन्टल से मेजर कर रहा हूँ। हमारी बात ठीक है, समझा नहीं समझा? थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि मैंने पूरे उस डायग्राम को ऐसा 90 डिग्री घुमा दिया तो मुझे मोशन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। दिस इज फॉर क्लॉकवाइज, दिस इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज। हमारी बात ठीक है।